देश की राजनीति किधर जा रही है, तमाम सवाल होते हैं, तमाम बातें आती हैं, लेकिन बार-बार एक नाम ऐसा है जो हमेशा याद आता है कि अगर एन गोविंदाचार्य जी हमारे साथ होते तो क्या बोलते। आज हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर में, इनसे समझते हैं कि आखिर कहाँ हैं के एन गोविंदाचार्य जी और क्या चल रही है अभी इस समय देश की राजनीति में, क्या उनकी राय है। सर, अब बहुत दिनों से आपका कोई इंटरव्यू नहीं आया है, इन दिनों देखा मैंने, पढ़ा मैंने। क्या चल रही है, आपकी गतिविधि क्या चल रही है? हमारा मानना है कि लगभग 500 वर्षों से विकास की संकल्पना में मानव केंद्र में रहा है। मानव केंद्रिक विकास के ही तहत 500 वर्षों से सोच बनी और तदनुसार व्यवहार हुआ। लेकिन अब विगत 500 वर्षों का अनुभव से सीख लेकर ज़रूरत है कि देश और दुनिया विकास की संकल्पना को प्रकृति केंद्रित करे, न कि मानव केंद्रित करे। जमीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जन का अनुकूल जीवन जीने के लिए आवश्यक अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था की तरफ मुड़ना चाहिए। ये वक्त का तकाजा है। ये हमने घूमते हुए सीखा है। उसी के लिए टोह लेने, सहयोगी ढूंढने के हिसाब में प्रवास कर रहा हूँ। प्रवास कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा देश की राजनीति पे सवाल आपसे कर लेता हूं कि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने बहुत पहले भी कहा था कि हिंदुत्व भाजपा का मुद्दा रहेगा, लेकिन भाजपा का भविष्य आपने कहा था शायद कि स्पष्ट अच्छा होगा। क्या लग रहा है, जिस तरीके से एक लगातार आरोप लग रहा है कि बीजेपी उस तरह की राजनीति नहीं कर रही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी या अडवाणी के दौर में होती थी। आपको लगता है कि बीजेपी उसी दौर में चल रही है कि या बहुत ज़्यादा इसमें कोई बदलाव आ गया है? वक्त के अनुसार कार्यशैली में कुछ बदलाव आता होगा। वो तो उस फील्ड में काम कर रहे कार्यकर्ताओं के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। कहते हैं कि मैन इन द फील्ड इज़ द बेस्ट जज ऑफ द सिचुएशन। इसलिए बाहर से टिप्पणी करने के बजाय मैं मानता हूँ कार्यशैली में कुछ बदल आ सकता है, लेकिन विचार की दृष्टि से देखेंगे तो दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि अभी भी है। जैसे हिंदुत्व की बात आपने कही, एक विशेष संक्रमण अवस्था में हिंदुत्व की बहुत सी छटाएं उभरती हैं। उसमें ये सबको ध्यान रखना होगा कि हिंदुत्व का मतलब 5 बातें हैं। 1, सभी उपासना पद्धतियों के प्रति अखंड श्रद्धा। 2, सभी में चेतना का एक ही प्रकार का स्तर निहित है, ये आस्था। तीसरा, इसलिए बड़ा छोटा कोई नहीं। तीसरा, मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं, प्रकृति का अंग है। इसलिए प्रकृति का उल्लंघन न करते हुए विकास, योगक्षेम, प्रगति का विचार करना, यही हिंदुत्व है, जिसको कहते हैं इको फ्रेंडली टेक्नो इकोनॉमिक ऑर्डर। चौथी चीज़ है महिलाओं को मातृत्व के गुण के कारण विशेष सम्मान का स्थान प्रदान हो। 5वीं बात, खाओ पियो मौज करो तक ही जीवन नहीं है, इससे परे भी जिंदगी का मकसद कुछ है, इसका जीना जीना एहसास। ये 5 चीज़ें हिंदुत्व है। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति का विरोध इस हिंदुत्व से होने का कोई कारण नहीं। अब एक राजस्थान पे सवाल कर लेते हैं, चूँकि यहाँ पर आप बैठे हैं जयपुर में। यहाँ एक पिछले दिनों में लगातार सभी जातियों ने, कुछ प्रमुख जातियों ने महापंचायतें बुलाई। कुछ लोगों का कहना है कि ये सही है, कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, इस इकोसिस्टम में ये कितना महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी ज़रूरत समझते हैं आप? देखिए, थियोरेटिकली हम कुछ भी सोचें, चाहे क्लासलेस सोसाइटी की बात सोचें, वर्ग विहीन, वर्ण विहीन सोचें, जो जाति विहीन की बात सोचते थे वो खुद जातियों के नेता बने फिर रहे हैं। हम मानते हैं कि जाति एक यथार्थ है, इसका राजनीतिकरण नुकसानदेह है। जाति का सामाजिकरण और आर्थिकीकरण जहाँ हुआ है, वहाँ उन कमज़ोर जातियों के लोग लाभान्वित हुए। जहाँ जाति के तत्व का राजनीतिकरण हुआ, वहाँ उसके चुनिंदा लोगों को सत्ता, संपत्ति, सम्मान तो मिला, लेकिन उस जाति के सामान्य लोग वैसे के वैसे खाली रह गए। इसलिए सामाजिकरण, आर्थिकीकरण
देश के लिए उपयोगी होगा, लाभकर होगा, उनके लिए भी लाभकर होगा। राजनीतिकरण बहुत लाभकर नहीं हुआ है, ये सिद्ध किया है आज़ादी के बाद के हालात ने। मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अब जैसे महाराष्ट्र, गुजरात या कहीं भी आप देखेंगे, तमिलनाडु, तो तिरुपुर में गौंडर जाति के लोगों के योगदान के कारण इतना बड़ा तिरुपुर में होजियरी इंडस्ट्री जो चल पड़ा, आप देखे होंगे। विरुधनगर है नाडार लोगों के द्वारा। ऐसे आप देखेंगे तो रामगढ़िया लोगों ने लुधियाना बनाया, पंजाब को बढ़ाया। तो ये जाति का सामाजिकरण, आर्थिकीकरण हुआ। लेकिन तमिलनाडु का आप गौर करिए, तेवर हैं, जहाँ तक नाडार लोग हैं वो सामाजिकरण, आर्थिकीकरण में प्रगति कर गए। तेवर और दलित राजनीतिकरण हो जाने के कारण प्रभावित हुए, लाभान्वित नहीं हो पाए। इसलिए जाति के संदर्भ में संवेदनशील मुद्दा है, मगर इसके बावजूद मैं मानता हूँ कि राजनीतिकरण नुकसान करता है, सामाजिकरण, आर्थिकीकरण लाभ देता है। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, समय कम है अपने पास। जो देश की जो राजनीति है कैसे देख रहे हैं आप? अगर आपसे ये मैं पिछले पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि पूरा विपक्ष एक हो रहा है, फिर कई बार लगता है विपक्ष में अलग अलग धड़े हैं, कई बार लगता है कि सत्ता पक्ष बहुत मजबूत है। आपने जब नरेंद्र मोदी जी का 1 साल पूरा हुआ था तो आपने कहा था कि अभी वो सीख रहे हैं और आगे बेहतर परिणाम आएगा और भारत के सबसे ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एक्टिव है। ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या कहना है, ये आपसे आखिरी सवाल है मेरा। आज भी मैं मानता हूँ कि सबसे निर्णय में पहल रखने वाले और सबसे ज़्यादा मेहनती राजनेताओं में से श्री मेरे मित्र नरेंद्र मोदी जी सर्वप्रमुख हैं आज की स्थिति में, और राजनीति के नब्ज़ को भी समझते हैं और जन भावना को समझकर अपने को एडजस्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। मेरा तो अपना मानना यही है। और जो राजनीति का प्रश्न है, मैं मानता हूँ कि सभी दलों को चाहिए कि वो सद्भाव की ओर बढ़ें, संवाद की ओर बढ़ें, और उसमें विश्वास और संवाद लोकतंत्र की बुनियाद है। ये चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसको भूलना नहीं चाहिए। ये मेरी हिदायत राजनीतिक दलों को रहेगी। तो धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ के.एन. गोविंदाचार्य। इनसे हमने समझा कि क्या है देश की राजनीति, कहाँ पर विपक्ष सत्ता को जाना चाहिए। इस पर तमाम सवालों का इन्होंने खुल करके जवाब दिया है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।